नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इनमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी घर बैठे फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़े उनकी सुविधाओं से जुड़े कानून के बारे में आपको जानकारी देंगे। हर कर्मचारियों के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये बुनियादी अधिकार उनके कर्तव्य के समानुपाती होते हैं ताकि कार्यस्थल को आरामदेह और कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जाए। इन अधिकारों के मदद से कर्मचारियों की आयु, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा होती है। ये कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए है और वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर एम्प्लॉय पर लागू नहीं होता है। साथ में छुट्टियां, समान काम के लिए समान वेतन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सुविधाएं भी होती है। आपको बता दें कि ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी आपको तफसील से इसके बारे में जानकारी देंगे। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी आपको सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़े कानून के तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है इस मसले से जुड़ा हुआ तो आप हमें फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज का हमारा सवाल क्या है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कर्मचारियों के कानून हक की जानकारी, ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि विषय है। और इससे विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़ा है। ऋषिपाल जी, हर कर्मचारी पीएल या फिर कैजुअल लीव, सिक लीव, महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव का अधिकार है और इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। विस्तार से इन छुट्टियों के अधिकार के बारे में हमें बताइए कि आखिर कौन कौन से अधिकार होते हैं उनके छुट्टियों को लेकर और कैसे वो इन अधिकारों के तहत आगे बढ़ सकते हैं। ऋषिपाल जी देखिए नेहा, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया, कर्मचारी को काम करने के लिए जब वो काम करता है, काम करके थकता है, तो थकता भी है, बीमार भी पड़ता है, उसकी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। इन सब के चलते उसको कुछ छुट्टियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब छुट्टियों की आवश्यकता होती है, उन छुट्टियों के आवश्यकताओं को ही अधिकार बना के उनको दिया जाता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य या उनकी पारिवारिक जो डिमांड्स है वो पूरी हो सके। इसमें से सबसे पहले हम छुट्टी की बात करते हैं, जैसे कैजुअल लीव होती है, जो कि जैसे कोई अर्जेंट किसी भी वजह से, मान लीजिए किसी कर्मचारी को लीव की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कई बार कुछ छोटे जो संस्थान होते हैं वहाँ पे परेशानी होती है, एम्प्लॉयर जो है उनको डांटता है या इनकार करता है। ऐसी स्थिति में जो कुछ कैजुअल लीव होती है, उनका एक कोटा होता है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो कैजुअल लीव कभी भी ले सकते हैं। कोई अनफोन कोई ऐसा रीजन आ जाता है जो उनको पहले से नहीं पता था, तो वो कैजुअल लीव की आवश्यकता होती है। वो कुछ स्पेसिफाइड होती है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो आप ले सकते हैं और वो आपको पेड होती है, वो आपको उस पर पैसे दिए जाएंगे। दूसरा होती है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी सिक लीव होती है। सिक लीव में जब जैसे कोई कम जनरली सामान्यतः 1 दिन के लिए या ज्यादा 2 दिन के लिए होती है। अगर उससे ज्यादा आपको प्रोलॉन्ग लीव चाहिए तो आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ता है, और फिर उस सर्टिफिकेट के आधार पर एक सर्टेन टाइम के बाद तक आपको जो लीव है वो अनपेड रहती है, फिर उसके पेड रहती है, उसके बाद फिर वो अनपेड हो जाती है। कुछ लीव आजकल और हैं जिसको हम प्रिविलेज्ड लीव या अर्न्ड लीव कहते हैं। विशेष तौर पे जो सरकारी कर्मचारी या नई जो कंपनीज हैं, वो जब अपने कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो ज्यादा से काम के लिए प्रोत्साहित हो सके, एक वो और अपने काम में और रुचि दिखा सके, तो कुछ अर्न लीव उनको दी जाती है कि भाई अगर आपने ये प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया तो इस समय की आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या वीकेंड में, या ईयर के एंड में कुछ आपको लीव देंगे। प्रिविलेज लीव होती है, इनके लिए एक विशेष अधिकार उनको मिलता है। और एक अदर लीव होती है किसी और वजह से जो है उनको, अगर वो लीव लेते हैं, कोई और रीजन है, कोई शादी है या कोई कारण है, तो ये सारी व्यवस्था है लीव की, जिसके आधार पे कोई भी कर्मचारी जो है वो लीव लेता है। जी ऋषिपाल जी, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार क्या कहता है, क्या होता है ये अधिकार, हमें बताएं। देखिए, समान काम समान वेतन, ये संविधान के अंदर एक प्रोविजन है, सेक्शन और आर्टिकल 39 एम्पावर करता है और डायरेक्शन देता है स्टेट को, राज्य को, कि किसी भी व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए उनको लिंग के आधार पर, या अगर वो उम्र के आधार पर,
या किसी क्षेत्र के आधार पर आप अगर वो समान काम कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, अगर दोनों व्यक्ति अगर समान काम कर जी। रही है कि उनको समान रूप से वेतन दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके का उनका वेतन काटा जाता है तो उसको अधिकार है कि कोर्ट में वो उसके खिलाफ याचिका दे सकता है, और जो उनका एम्प्लॉयर है या स्टेट है या सरकार है जो किसी भी तरह से उनके वेतन को कम कर रही है तो उसको उस वेतन को देना पड़ेगा। ठीक है। ग्रेजुएटी क्या होती है? क्या ग्रेजुएटी का अधिकार उसी कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा दी है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्था के लिए? ग्रेजुएटी पर क्या नियम रहता है? देखिए, ग्रेजुएटी आपने बिल्कुल सही कहा। ग्रेजुएटी एक तरह की भविष्य निधि जो है, ये विशेष तौर पर उन्हीं कर्मचारियों के साथ होती है, उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जो किसी भी संस्थान के अंदर एक लंबे समय तक वहां पर रहते हैं। तो एक तरह का उनको प्रोत्साहन है, एक तरह का उनको एक अश्योरेंस है, उनको रहने का एक विशेष उनको उपहार है जो संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी समय से रह रहे हैं। तो ये वो ग्रेजुएटी जो है वो दी जाती है। लेकिन किसी एम्प्लॉय ने मान लो 1 साल के बाद ही संस्था को छोड़ दिया है, तो कई बार आपने देखा होगा संस्था के अंदर वो काम करता है तो संस्था को 6 महीने 8 महीने तो लग जाते हैं उसको अपना काम सिखाने में, फिर वो व्यक्ति वहां से चेंज कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये विशेष अधिकार उन्हीं एम्प्लॉय के साथ होता है जो कम से कम एक संस्थान के साथ 5 साल तक रहते। जी। प्रोविडेंट फंड ये एक रिटायरमेंट में बने बेनिफिट स्कीम है क्या, और जो हर सैलरीड कर्मचारी को उपलब्ध है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। प्रोविडेंट फंड भी नेहा एक बहुत अच्छी तरीके से, एक बहुत अच्छा व्यवस्था है जिसके अंदर सरकारी प्रोविजन करती है कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है, इवन प्राइवेट कर्मचारी भी है, तो प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा जो अंश वो खुद देता है, प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, उतना ही अंशदान जो होता है एम्प्लॉयर को उस फंड में जमा करना होता है। और वो फंड जमा होते 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 जब वो रिटायर होता है तो एक बड़ा से एक मतलब अमाउंट के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और वो उसके रिटायरमेंट के समय उसको काम आता है कि हाँ वो रिटायर हो रहा है तो उसके पास एक धनराशि है कि हाँ वो उससे अपना काम चला सकता है। इवन प्रोविडेंट फंड के ऊपर ये भी नियम है कि बीच में अगर उसको आवश्यकता पड़ती है, अपनी किसी घर में किसी की शादी है, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है, किसी बच्चे की पढ़ाई है, तो उस प्रोविडेंट फंड से भी वो एक पार्ट का लोन ले सकता है और उससे अपने काम को चला सकता है। जी ऋषिपाल जी, हर एम्प्लॉय को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका बीमा कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी तरह की चोट या मिसकैरेज की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। इसको विस्तार से बताइए कि कैसे बीमा का लाभ मिलता है और ये कितना जरूरी होता है, और कंपनी क्या इसे फॉलो करती है? बिल्कुल, आपने ये जो लास्ट का जो हिस्सा आपने अपने सवाल का पूछा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में जो कंपनीज हैं वो इस एक्ट का पूरी तरीके से पालन नहीं करती हैं। और बहुत बार कर्मचारी को कहा जाता है कि आपका इंश्योरेंस हम जमा करा रहे हैं, लेकिन जब मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है तब उनको पता लगता है उनका जो है इंश्योरेंस जमा नहीं हो रहा। हमारे देश में अभी तक इस पे ऐसे कोई बहुत बड़े सख्त कानून नहीं है जैसे कि यूरोप के अंदर है। वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको इंश्योरेंस कराने की उसकी जिम्मेदारी है और उसने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो सारा का सारा पैसा और इंश्योरेंस की या जो भी जिस भी तरीके से हानि होती है वो एम्प्लॉयर को देना होता है। तो हमारे यहाँ पर भी जो है एक्ट है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं होता, लेकिन जागरूकता है। अगर जो कर्मचारी यूनियन है वो ढंग से कार्य कर रही है तो हर कर्मचारी का, वो एम्प्लॉय का जो है बीमा कराती है। और किसी भी स्थिति में अगर किसी कर्मचारी के पास कोई हादसा हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, ये इवन फैक्टर वो मर भी जाता है, तो उस हिसाब से जो इंश्योरेंस का फंड है उसको पैसा मिलता है। सचिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप कहां से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और क्या है आपका सवाल? मैम, मैं बिहार से हूँ जी। और मेरा सवाल ये है कि मेरा कुछ पैसा कंपनी ने रख लिया काम करवा के मेरे से। जी। तो मैम इस पे क्या लीगल प्रोसीजर अपनाया जाए? आप अब कंपनी छोड़ चुके हैं सचिन जी? हाँ। ठीक है। कितने वक्त आपने काम किया है कंपनी में? 3 महीने। ठीक है। आपको पूरी पेमेंट नहीं मिली है? नहीं मैम। ठीक है, ऋषिपाल जी जवाब दीजिए, अब ये क्या कर सकते हैं, कैसे कानूनी तौर पर अपनी सहायता कर सकते हैं? नेहा, एक तो इनके जो जिला है उस जिला में जो एम्प्लॉइज का एक स्पेशल ऑफिस होता है जिसके अंदर जो जिसको लेबर ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर
के लेवल का एक अधिकारी होता है, ये उसके पास जाके शिकायत कर सकते हैं कि इस तरह से मेरा जो सैलरी है, ये 3 महीने की सैलरी मुझे नहीं मिली है। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो बता रहे हैं, अगर ये लेबर से बड़ी इनका रैंक है, यानी लेबर कैटेगरी में नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में जो सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय के अंदर रिकवरी का दावा डाल सकते हैं। और ये शॉर्ट दावा होता है, बहुत लंबा नहीं चलता है, और 2-3-4 डेटों के अंदर मैटर सेटल हो सकता है और आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सचिन जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हम कर्मचारियों के हक की बात यहाँ पर कर रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं, जो कि कानून बना हुआ है और हर कर्मचारी को मुझे लगता है कि इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या कुछ कानून में है, उनके हक की क्या कुछ प्रावधान है और उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, हर महिला कर्मचारी को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है, इसके बारे में जानकारी दे। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी या संस्था ये मैटरनिटी लीव ना दे तो उसके खिलाफ आगे कैसे किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है? देखिए नेहा, जो मैटरनिटी लीव का जो लाभ है वो केवल हमारे इंडस्ट्रियल जो एक्ट है, एक्ट के अंदर ही प्रोविजन नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अंदर भी ये विशेष प्रोविजन किया गया है कि महिलाओं का जो प्रसूति का जो उनकी जो सुविधा है और विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उसके चलते ये कानून बनाए गए, जिसके अंदर जो 26 हफ्ते की जो मैटरनिटी लीव है वो दी जाती है। और उसके बाद के 4 हफ्ते की भी अगर कंडीशन मान लो क्रिटिकल है और आप मेडिकल कंडीशन देते हैं कि अभी कंडीशन ठीक नहीं हुई, तो उसके 4 हफ्ते भी ये मैटरनिटी लीव आपकी एक्सटेंड हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति में, जैसे आपने बताया कि कोई कर्मचारी अगर मैटरनिटी लीव का जो टाइम है, उस टाइम को अगर एक तो पेड टाइम होता है, उसमें पैसे नहीं कटते उस कर्मचारी के। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉई अगर उसको किसी तरह से परेशान कर रहा है, तो आपका जो स्टेट वहाँ का जो जिला है, जिला का जो लेबर कमिश्नर होता है, लेबर कमिश्नर को आप कंप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट में नोटिस जारी होता है, उसके अगेंस्ट में पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जी, तो सॉरी, बिल्कुल जो लेबर कमिश्नर कार्रवाई कर सकता है और इवन अगर उनके जो लाइसेंस है वो लाइसेंस तक भी जब्त कर सकता है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे अगर मैटरनिटी लीव नहीं मिली है तो उसके साथ ही आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार क्या है और कैसे ये अधिकार दिया जा सकता है, इस बारे में भी हमें बताएं। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है नेहा, कि ये जो पॉश जो है, जो उत्पीड़न का मामला है, विशेष तौर पे जो कार्यस्थल के ऊपर जो है, जैसे पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश के अंदर पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा जो औद्योगिक क्रांति को हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, जो रात को भी काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं, तो वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी तरीके से अगर मान लो कोई उनको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, कोई सेक्सुअल कमेंट्स कर रहा है, तो उसके लिए ये जो एक नियम है, कानून है, विशेष तौर पर बनाया गया है। और इसके अंदर जो संस्था होती है, संस्था को जिम्मेदारी दी जाती है कि कमेटी बनाए और उस कमेटी के अंदर कोई भी महिला जो होती है वो जाके अपनी शिकायत कर सकती है। और उस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे उस संस्था कितना बड़ा मतलब पद पे क्यों ना बैठा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कार्रवाई करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उसको फिर आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद पुलिस जो, अगर उसके बाद भी आप चाहें तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पॉश का जो कानून है, जो पॉश की जिम्मेदारी है, ये हर संस्था को दी गई है। हर संस्था को जिम्मेदारी दी गई है कि कमेटी को कंपलसरी, इन कमेटियों को अपनी संस्था में बनाए, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनका काम करने का जो स्तर है, काम करने का जो घंटे हैं और जो माहौल है वो पहले से बहुत बेहतर है। चलिए, इस बारे में भी हम तफसील से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र है हमारे साथ उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं हम उत्तराखंड पीआरडी से हैं जी। उत्तराखंड पीआरडी से हैं और हम लोगों को क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, हमें बिजली विभाग से हमें सैलरी मिलती है जी। और इन बिजली विभाग ने हमारा जो है ईपीएफ वगैरह नहीं काटे। हम कम से कम यहाँ पे 108 लोग हैं, तो हम लोगों ना ईपीएफ ईसीएस वगैरह नहीं करता है, तो इसके हमें क्या करना चाहिए? जी, ऋषिपाल जी मुझे एक बार प्लीज मुझे दोबारा बताएंगे, क्या समस्या बताई? एक बार फिर से आप सुरेंद्र जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंड पीआरडी से हैं। अच्छा जी। और उत्तराखंड पीआरडी से हमें जिसे कहते हैं आउटसोर्स, और इसको हमें बिजली विभाग में एडमिट कर रखा है ना।
बिजली विभाग में आप एडमिट कर रखा कंपलसरी है। है या और कॉन्ट्रैक्ट तो पे? हमें वैसे तनख्वाह वगैरह सब वहीं से मिलता है, हमारा ईपीएफ नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं? कुछ बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं क्या आप लोग? जी सर, आपको बिजली विभाग से अगर वेतन मिलता है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है क्या? कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है क्या बिजली विभाग ने आपके साथ किसी तरह का, 1 साल का, 2 साल का? या आप स्थायी कर्मचारी हैं? या आप स्थायी कर्मचारी है? कॉन्ट्रैक्ट है 11 महीने का। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आगे बताइए। तो इसमें हमारे जो है क्या बोलते हैं, इसमें हमारी जो है ईपीएफ ईसीएस ये लोग नहीं काटते हैं, पीएफ वगैरह नहीं काटते हैं, नहीं ठीक है, काटते। ठीक है। क्या करे देखिए, ऋषिपाल जी? सामान्यतः नेहा जी क्या होता है कि जो भी कर्मचारी कम से कम 12 महीने से ज्यादा काम करता है, वहां पर पीएफ के प्रोविजंस को ज्यादातर संस्थाएं जो है लागू करती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो एम्प्लॉय होते हैं, वहां पे पीएफ का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कुछ कंडीशनल होता है, आपकी स्थायी जॉब नहीं होती। कि कोई भी अगर मान लीजिए आप किसी तरह से कोई टर्म्स कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो ज्यादातर जो पीएफ का और ग्रेजुएटी, इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, पीएफ और ग्रेजुएटी जैसी जो विशेष सुविधाएं हैं वो उन्हीं एम्प्लॉयज को दी जाती है। एक तो वो जो या तो परमानेंट होते हैं या परमानेंट नहीं होते, तो कम से कम काफी समय, लंबे समय तक किसी संस्था से जुड़े रहते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में मैटरनिटी लीव का भी आता है क्या? जी, मैटरनिटी लीव का भी आता है क्या इसके अंदर? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उस 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लीजिए किसी महिला को 2 महीने बाद ये मैटरनिटी ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में मैटरनिटी का लाभ जो है उसको नहीं मिलेगा। ज्यादातर ऐसे जो विशेष लाभ होते हैं, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं या लंबे समय से जो परमानेंट जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको ही मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सर आपको, सुरेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल एक बार फिर से हम बात करते हैं दरअसल उनके कर्मचारियों के हितों के बारे में। काम के निश्चित घंटे के अधिकार क्या कहते हैं सर? कितने घंटे कोई कंपनी, कोई संस्था कर्मचारियों से काम ले सकती है? देखिए, काम के जो घंटे हैं वो भी अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जनरली 8 घंटे का स्लॉट होता है कर्मचारियों काम करने का, और ऐसे दिन निश्चित होते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी है, कुछ सरकारें ऐसी है जहाँ पर आप 5 दिन काम करते हैं, कुछ सरकारें ऐसी है जहाँ पर 6 दिन काम करते हैं। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। जनरली 8 घंटे का स्लॉट जो होता है किसी भी कर्मचारी के लिए होता है काम करने का। 8 घंटे के बाद का जो काम है वो फिर ओवर टाइम में काउंट किया जाता है। तो किसी भी कर्मचारी को अगर सामान्य तौर पर आप मजबूर कर सकते हैं तो 8 घंटे के लिए कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें कर्मचारियों के हक के बारे में बताया, उनके अधिकारों के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।